मेरी भाभी मेरे लिए रोज कपड़े धोती थी और धुले हुए कपड़ों को अलमारी में रखती थी। मुझे हैरानी होती थी कि कपड़ों से बदबू आएगी, पर ऐसा नहीं था। मेरी भाभी किसी को भी अपनी अलमारी के पास नहीं आने देती थी। एक दिन वो अपनी जान बचाकर मेरठ चली गई। जैसे ही मैंने कपड़े अपनी बहन की अलमारी में रखे, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहां मेरा नाम सुमन है। मेरी शादी को 1 साल होने वाला है। मेरी बहन श्रुति के बाद से ही मेरे साथ बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका अजय मुझे बहुत भटकाता रहता है। मेरी ननद का नाम रोशनी था, जो शराब पीकर घर आने से जुड़ा है। मेरे ससुर का अपना खुद का व्यवसाय है। वह बहुत सख्त मिजाज के व्यक्ति हैं। उनके सामने किसी को बोलना नहीं पड़ता था, और उस समय मेरी ननद मेरे साथ ही रहती थी। मेरे ससुर मेरे व्यापार में थे। मेरे पति अपना हाथ दिखाते थे। मेरी पत्नी बहुत अच्छी बातें करती थी। उसके पास एक पुराने जमाने का संदेश था, जिसकी चाबी मैं हमेशा अपने गले में रखता था। शादी के दूसरे दिन से ही मैं अलमारी में अपने कपड़ों में यह सब रोज देख रहा था। मुझे आश्चर्य होता था कि वह ऐसा क्यों करती है। एक दिन मैंने आकर अपने पति को माँ की हरकतों के बारे में बताया तो वह मुझसे झगड़ने लगे। लेकिन वह महिला मेरी माँ को क्यों दोषी ठहरा रही है? मैं बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वह मेरी बात पर विश्वास नहीं करती थी। मैं अपनी माँ की रोजाना कपड़े धोने की आदत से बहुत परेशान था। मैंने उनसे धीमे स्वर में कहा, आप बहुत जात पात वाली हैं। क्या मुझे कपड़े धोने के बाद रसोई में थोड़ी कम सावधानी बरतनी चाहिए? उन्होंने जोर देकर कहा। मैं और भी परेशान हो गया कि माँ ऐसा क्यों करती हैं। मैं माँ के कमरे में खाना देने जा रहा था कि मुझे माँ की कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो मुझसे पूछ रही थी कि डिब्बे में ऐसा क्या है जो मैं इसे छिपा कर रखता हूँ, और चाबी भी इतनी संभाल कर रखता हूँ। 2 दिन पहले की बात है, जब मैं रात में प्याज की तेज गंध के कारण जाग गया और फिर देखा कि वह रसोई में जा रही है। मैं सोच रहा था कि रात के इस समय यहाँ क्या कर रही है। मैंने अपने हाथ में खाना देखा। मैं यह देखकर बहुत हैरान हुआ कि वह इतना सारा खाना कहाँ ले जा रही है। मैंने उससे पूछा कि वह यह खाना कहाँ ले जा रही है, तो उसने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं परेशान होकर उसके पास गया, क्योंकि रात हो चुकी थी। हाँ, हम सब के साथ खाना खाकर मैं सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे में आकर मैं सोने लगा। सोचता रहा कि क्या बात है, वो ये सब क्यों करती है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। सुबह मैंने अपना सारा काम निपटाया और माँ के कपड़े धोए। आज भी हिम्मत जुटाकर उनसे पूछ ही लिया कि वो अपने सारे कपड़े अलमारी में क्यों रखती हैं। उनमें जरूर कोई बदबू होगी। तुम्हारे कपड़े ऐसे ही रहते हैं। मेरी बात पर माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा मुझे खुजली होती है, जिसमें खुशी कपड़े काट देती है, इसीलिए मैं संकीर्ण कपड़े पहनकर सोती हूँ। इसलिए मुझे राहत मिलती है। मुझे यह बीमारी शादी से पहले से है। मुझे अभी भी उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जो मैंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन वह बिल्कुल भी मामूली बात नहीं थी। वहां कोई भी ऐसा नहीं था जिसे नजरअंदाज किया जा सके। मैंने उसकी बात पर सिर हिलाया और अपने में समा गई। हर दिन की तरह मैंने अपने कपड़े उठाए और अपनी अलमारी की तरफ चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे गई और महसूस किया कि मेरे पति आमिर घर में दाखिल हो गए हैं। आमिर ख्यालों में बहुत गुस्से में थे। मैं बिल्कुल अपने पिता की तरह पूरी तरह बेफिक्र थी। बस एक चीज की कमी थी। तभी एक बच्चे के आमिर ने मुझसे मेरा हिसाब किताब मांगा और कमरे में चला गया। मैं अपनी माँ के कमरे में चली गई। मैंने मन बना लिया था, पर मैं आमिर के पीछे पीछे सिर्फ यह बताने के लिए गया कि मेरी कहानी निश्चित रूप से मोटी नहीं होगी। खाता मिलने के डर से आमिर चला गया था। मैं भी बाहर आ गया, जहां मेरी माँ पड़ोस की बहू को कुछ बता रही थी, जिसकी बहू भी गर्भवती थी।
जब मेरी माँ ने मुझे आते देखा तो उसने मुझे अपने पास बुलाया। मैंने उनका अभिवादन किया और चाय बनाने के बहाने उनकी नज़र ऊपर उठी। मुझे लगा कि वह मेरा पीछा कर रही है। रसोई में खड़े-खड़े ही मुझे कोई आवाज़ सुनाई दी जो हमारी पड़ोसन उमा की थी, जो मुझसे डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए कह रही थी। वह मुझे डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए कह रही थी। मैंने उसका बटन दबाया लेकिन मुझे अंदर से खालीपन महसूस हुआ। रात का समय था। सब लोग अपनी कब्रों में सो गए थे। अचानक मुझे गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी और मैं बड़बड़ाते हुए जाग गया। मुझे याद आया कि छठ के दिन कपड़े पहने हुए थे। उन्हें देर हो गई थी। बारिश में केले बन जाते। मैं जल्दी से उन्हें ले आता और चप्पल पहनाकर बाहर भेज देता। लेकिन जैसे ही छत पर पहुंचा, मेरी आंखें बाहर आ गई थी। माँ छत पर खड़ी थी। शायद कहीं से आई थी। उन्होंने वही सूट पहना हुआ था जो मैंने पहना हुआ था। वह धुली हुई थी। आवाज़ सुनकर जब उन्होंने पीछे देखा तो डर गईं और कहने लगी कि मैं तुम्हारे कपड़े उतारने आई हूँ। चिंता थी कि तुम्हारे कपड़े उलझ जाएंगे। बोलते समय उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, जैसे वो झूठ बोल रही हो। मैंने उसे कुछ नहीं बताया और उन्होंने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। वो भी मेरे दोस्त। खत्म ही नहीं हो रहा था। रोजाना की इन हरकतों ने मुझे एक अलग तरह की उलझन में डाल दिया था। पता नहीं, इतनी ठंडी रात में बाहर निकलने का क्या तरीका है उन अजीबोगरीब हरकतों के पीछे। मैं इस बारे में सोच रहा था। कादर को चिंता थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी नज़र कब चली गई। अगली सुबह जब मैं सांसा को कपड़े दे रहा था तो मुझे उसके कपड़ों में से वही चाबी मिली जो वो हमेशा अपने गले में लटका कर रखती थी। मैं बहुत खुश था कि आज मेरी माँ का राज खुल गया। तुम्हें वैसे भी पता चल ही जाएगा। मैंने अपने हाथ साफ किए और जल्दी से माँ के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। माँ के कमरे में पहुँचते ही मैंने देखा कि माँ मोदी अलमारी में कुछ कर रही थी। की आवाज़ सुनकर मैं हैरान रह गया। उसने जल्दी से अलमारी बंद की और मेरी तरफ मुड़ी। मैंने पढ़ लिया था जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। मैंने कहा कि कपड़े धोते समय चाबी मिल गई। यह नज़ारा देखकर माँ की आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा, शुक्रिया। मैं सुबह से ही इस चाबी को ढूंढने में लगा था। समझ नहीं पा रहा था कि इसे कहाँ रखकर भूल आया हूँ। मैं भी माँ की बात पर झूठ-मूठ मुस्कुराया और उनके कमरे से बाहर आ गया। मेरा गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। माँ आमिर का इतना चिंतित होना आम बात नहीं थी, बस एक चाबी थी। मुझे बहुत चिंता थी कि इस रास्ते से कैसे पहुँचा जाए, क्योंकि माँ मुझे अपने कमरे से बाहर नहीं निकालने वाली थी। कुछ तो करना ही था। मैंने आमिर से बात करना शुरू किया कि जब रात हुई, जब वो घर आया तो मैंने उससे कहा, आमिर, माँ और पापा दोनों कहानी में व्यस्त हैं। अपनी जिंदगी के लिए कोई प्लान बनाओ। मेरी बात सुनकर आमिर सोच में पड़ गया और बोला कि उसे ये पसंद नहीं है। मैं उससे बात करके देखूंगा। अब मैंने पापा से बात की तो उन्होंने मना कर दिया। कुछ देर बाद हम दोनों एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में चले गए। पापा और मम्मी सुबह ही चले गए थे। मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। उसे अच्छा मौका मिल गया। मुझे और क्या हो सकता था। मैंने जल्दी से बाहर का दरवाज़ा कुंडी लगा दिया और मैं मम्मी के कमरे में चली गई। माँ का कैमरा घर के सभी कैमरों से बड़ा था। मैं सच तक कैसे पहुँचूं, यह सोचते हुए इधर-उधर घूमने लगा। मैंने हर चीज़ को ध्यान से देखा और पाया कि शायद माँ ने किसी चीज़ में चाय पी रखी है। घंटों मेहनत के बाद भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। कुछ ऐसा हाथ नहीं लगा जिससे माँ के रहस्य तक पहुँचा जा सके। मैं निराश होकर बाहर जाने ही वाला था कि मेरी नज़र अलमारी पर पड़ी। मैंने सोचा, क्यों न इसे ऐसे ही रहने दिया जाए और किसी औजार से खोला जाए।
अपनी सोच को अमल में लाने के लिए मैं भाग गया और उस लड़की को वहां से किचन में ले आया और खोलने की कोशिश करने लगा। पर मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। मैं खुद को एक अजीब गुलाम की तरह महसूस कर रहा था। इतनी कोशिश करने के बाद भी अलमारी नहीं खुली और अब मैं इस स्थिति में हूँ। कैसे पहुंचूंगा उस शख्स तक जिसने मुझे दिन रात नींद से महरूम रखा है? क्या करूं जिससे माँ का राज खुल जाए? ये नामुमकिन में से एक है। मैं उदास माँ के कमरे से निकला और अपने कमरे में बैठ गया, मन पूरी तरह से अशांत। सारे काम हो चुके थे। मैं इस बड़ी चीज की तरफ देख रहा था। आखिर कोई गले में चाबी लेकर क्यों घूमेगा? ऐसा क्या है जो इतना कीमती? संगीत। मैंने पहले ही सोच रखा था। आखिर मेरे दिमाग में एक विस्फोट हुआ। संगीत। राज, ये क्या है? मैंने दिल में पक्का फैसला कर लिया था कि अब सबके सामने सब कुछ उजागर कर दूंगा। मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था, तभी मेरी माँ बड़ी परेशान सी मेरे कमरे में आई और गुस्से से बोली, तूने मेरे कमरे की तलाशी ली है? तू जेल में है? बेटा, तू इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया? तू क्या लेने गया था? हाँ, किसी की इजाजत से मेरे कमरे में गया था। मैं पछतावे से पीला पड़ रहा था, पर इंडिया के चेहरे पर गुस्से की लाली देख रहा था। उन्हें कैसे पता चला कि मैं उनके कमरे की तलाशी ले रहा हूँ? शायद मेरा भी दिमाग खराब हो गया होगा। तभी उस लड़की ने मेरे सामने हाथ हिलाया और अपना काला दुपट्टा वहीं छोड़ दिया। आज मैं तुम्हारे पति को बताऊंगा कि कैसे उसकी पत्नी ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया, क्योंकि अगर आमिर को पता चल जाता तो वह क्या करता। मैंने माँ के सामने हाथ जोड़ लिए हैं। मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। चाचा बनाते बनाते मैं बाहर चली गई। ऊपर वाले भगवान से प्रार्थना करने लगी और उनसे सवाल भी कहने लगी। लेकिन एक दिन बाद ही वह हर वक्त मुझ पर नजर रखने लगे। अब मैं सब कुछ छोड़कर उनका ख्याल रखने लगी। उन दोनों व्यवसायों के कारण पिताजी और मेरे पति को 15 दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। अब घर में सिर्फ मैं और मैं ही अकेले थे। दिन रात मैं छलावरण में ही खोया रहता था। मैं बिल्कुल भूल गया था कि मुझे कुछ पता लगाना है। माँ मुझे रात में भी बनाती थी। पता नहीं उसे क्या हो गया था। मैं बहुत परेशान था कि आखिर माँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो। मैं और मेरी बहन एक ही कमरे में सोते थे, पर अभी तक उसने मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे मेरा शक जगे। मैं रसोई का बहुत सारा सामान लेकर चंबा में अपने पिता की लाडली के पास जाती थी। मैंने देखा कि वह सर समाज को एक थैले में भर रही थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि किम इस समाज को कहाँ ले जाएगी और किससे मिलेगी। मेरा आश्चर्य अभी दूर भी नहीं हुआ था कि माँ मुझे वापस आती हुई दिखी। मैं जल्दी से सोनी के आने से पहले ही वहां लेट गई। कमरे में आकर उसने बैग पेट के नीचे रखा और बिस्तर पर लेट गई। मैं बहुत परेशान था कि क्या हो रहा है। माँ की गलत हरकतों के कारण मैं खुद को रोकने लगा था। अब मुझे बेचैनी होने लगी थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि यह सब कुछ जल्दी ही सबके सामने आ जाएगा। माँ अब क्या करेगी? पर मैं अपने घोड़े बेचकर सो रहा था। मेरी नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। माँ ने मुझे मजबूर कर दिया था। अब मुझे अपने किए की वजह से हकीकत तक पहुंचना चाहिए। सारी रात आंखों में कांटे लिए सोचता रहा, सबसे छुटकारा पाने की क्या हालत है। घर पर आजम के कुछ दोस्त आने वाले थे। मैंने साहब से खाना बनाने को कहा। मैंने खाना बनाया और तब तक आपको बता दिया। मेरे दोस्त भी आए थे। वे सभी अच्छे परिवारों से थे। मैंने उनसे परिचय कराया। सब कुछ बहुत अच्छा था, सिवाय इसके कि एक अजीब तरीके से वह मेरी माँ पर बरस रही थी। वह शायद माँ को अच्छी तरह से जानती थी और मैं उसके बहुत करीब था और चुपचाप सब कुछ सह रहा था। जहाँ तक खाने की बात है, मैंने उसे अपने कमरे से पानदान लाने को कहा। रात के खाने के बाद सभी लोग पानदान खाएंगे। मैं अपनी माँ के कमरे में गया और पानदान लिया।
अचानक मुझे लगा कि मैं दर्द में हूँ, लेकिन फिर भी दर्द और मेरे सामने पड़ी चीज को देखकर मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। वहां वह कुंजी थी जिसने मुझे अपनी माँ के रहस्य तक पहुंचने की शक्ति दी। मैंने झुकी मुद्रा में चाबी ली और उसे अपने पल्लू के नीचे छिपा लिया और फिर सिर झुकाकर बाहर आ गई, जहां माँ मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने माँ की तरफ चटाई बिछाई और कुछ सिरदर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे में चली गई। मैं बहुत खुश थी कि आज रात माँ के सोने के बाद मैं इस रहस्य तक पहुंच जाऊंगी। चुम्मा जो इतने सालों से हम सब से छुपा हुआ था, आखिर ये कैसा इंसान है? ये बच्चा ही है जो इनसे ये सब करवाता है। मैं अपने ख्यालों में भटक रहा था, तभी मुझे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, मैं यहाँ हूँ, और किचन में आ गई। संगीत। अचानक मुझे पट्टी की महक से चक्कर आने लगा। माँ किचन से आई। वो कुछ लेने आ रही थी। मुझे देखकर बुजुर्ग दौड़कर मेरी तरफ आए और मुझे बहुत कुछ होने से बचाया। मैंने जल्दी से मुझे बिस्तर पर लिटाया और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर की बात सुनकर मेरी सारी परेशानियां दूर हो गईं और मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा किया जिसने मेरी जिंदगी के सबसे बड़े दुख को खुशी में बदल दिया। मैं अपनी माँ को मार रहा था। वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी। आखिर में मैं दादी बनने वाली थी। जब मैं गर्भवती हुई तो एक दिन मेरी माँ के पास एक अजीब सी चीज थी। मुझे उसे देखकर भी अजीब लग रहा था। संगीत। मैंने मना कर दिया, सर ये नहीं पहनूंगी। तो मैंने कहा, जब गर्भवती थी तब मैंने भी शर्ट पहनी थी, क्योंकि तुम्हारे ससुर जी बेटा चाहते हैं, और ये वही है। परिवार की परंपरा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पहला बच्चा बेटा ही होना चाहिए। तुम्हारे ससुर ने शक्ति से कहा है कि उन्हें पहले बेटा चाहिए जो उनके परिवार का नाम आगे बढ़ाए, नहीं तो घर पर ही रहो। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। माँ की बातें। यह सुनकर मैं बहुत थक गई। पिताजी, मेरा बेटा इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है? मुझे बहुत घमंड हो गया था, इसलिए मैंने उसे चुप कराया और शर्ट पहनने का अनुरोध किया और वह वहां से चली गई। मैं पास पड़ी शर्ट को अजीब निगाहों से देखने लगा, जो बहुत बुरी हालत में थी। मैंने तय कर लिया था कि किसी भी कीमत पर कमीशन नहीं पहनूंगा। आज मैं अपने कमरे में था, तभी माँ के कमरे में दस्तक की आवाज सुनाई दी। मैं डर गया। मेरे और माँ के अलावा यह कौन हो सकता है? उस समय मैं हिम्मत करके उठा और अपना उठाकर बाहर ले आया। आज फिर हमेशा की तरह वह खाना लेकर अपने कमरे में जा रहा था। मेरे मन में सवाल आया कि क्या करूं? मैंने भी अपना उठाकर उसके पीछे चल दिया। मैं अपने कमरे में आया और खाना टेबल पर रखकर इधर-उधर देखा और बिस्तर के नीचे रखा डिब्बा निकालकर खोलने लगा। जैसे ही माननीय व्यक्ति ने बक्सा खोला, मेरे बिस्तर के नीचे से फर्श निकल गया। बक्से में मौजूद सामान देखकर महाराज खुश हो गए। उन्होंने बक्से में तरह-तरह के खिलौने और कपड़े रखे, और मैं सामने से इस सर को देख रहा था। इसके बाद मैं चलते-चलते अलमारी के पास पहुंचा। जैसे ही मैंने अलमारी बंद की, मैं चौंक गया। जैसे ही अलमारी खुली, धीरे से उसे उस जगह पर सरका दिया जहां कोई गुप्त रास्ता दिखाई दे रहा था। मुझे बहुत डर लगा। ऐसा क्या हुआ कि उसे डरा दिया और उसे मेरी माँ के पीछे वाली जगह पर रोक दिया, जहां वह पूरी तरह से डेरा जमाए हुए था। मैं रास्ते में उसे पार करके छोटे से कमरे की ओर चला गया। मैं उसके पीछे दीवार के पास चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन जब मैंने अपने सामने मंच देखा तो मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मेरी जीभ फट गई और मैं गूंगा होकर रोने लगा। मैं पत्थर की मूर्ति की तरह अपनी आंखों से सामने के दृश्य को देख रहा था, जहां एक माँ 13 से 14 साल के बच्चे को खाना खिला रही थी। मेरे होश उड़ने लगे थे। वे बच्चे अलग थे। इससे पहले कि मैं गिर पाता,
मेरी माँ पास पड़ी कुर्सी को पकड़कर बैठ गई। जैसे ही उसने अपने पीछे शोर सुना, वह स्टूल की ओर मुड़ी और मेरी ओर देखने लगी। उसका रंग पीला पड़ गया। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद हो गया। मैं पहले ही उसे चम्मच से चोद चुका था और सारी सच्चाई जान गया। मैंने खुद को संभाला और आकर मेरे सामने खड़ा हो गया। मुझे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह यह सब क्यों कर रही है। मैंने उससे पूछा कि ये बच्चे कौन हैं और इन्हें इस तरह सभी से क्यों छिपा कर रखा गया है। तुम मुझे सच सच बताओ। अगर तुमने आगे कुछ नहीं किया तो मैं तुरंत अपने पिता और उसे बुला लूंगी। मेरी बात सुनकर उसे अपनी धमकी पर गुस्सा आया। वह डर गई और माँ सारी ने मुझे यह कहानी सुनानी शुरू कर दी। जब मेरी शादी हुई तो हम बहुत गरीब थे और जिससे मेरी शादी हुई वो बहुत गुस्सैल जाट था। उसने शादी के बाद मुझे कोई खुशी नहीं दी। शादी के तीसरे महीने में उसने और उसके परिवार ने मुझे बरसात की रातों में रखा। उसे अपनी बेटी के नाम से नफरत थी और उसने कहा कि अब हमें बेटा चाहिए। आमिर के पिता मुझे दिन रात ताने मारते रहते थे। मैं उन सभी बटनों की वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी। माँ ने एक बार फिर बाबा की दरगाह पर मेरे लिए मन्नत मांगी थी कि वो मेरे साथ रहे और मैं इस मन्नत को लेकर रोज दरगाह पर जलने लगा और एक रात वापस आ रहा था कि मेरे कानों में किसी के दौड़ने की आवाज आई और एक बच्चे के दौड़ने की आवाज आई। मैं तुरंत आवाज की तरफ मुड़ा। जंगल में एक पेड़ के पास मुझे सफेद कपड़ों में लिपटी एक लड़की मिली। मेरी माँ कैंप में चली गई। कौन बदकिस्मत है जो अपनी बच्ची को ऐसे खो दे। उसने उसे यहीं छोड़ दिया। मैं बच्ची को लेकर घर आ गई। शायद ये भगवान का मेरे लिए मेरी दुआओं का इनाम था। मैंने उसे सबसे छुपा कर रखा। मेरी जो भी छोटी सी बात हो, चाहे वो आशीर्वाद हो या जाति, यही मेरी परीक्षा थी। केले के कपड़ों की जब भी छुट्टी होती है, मेरे घर में बरकत होती है। लड़की मानसिक रूप से परेशान थी। मैं उसे छिपा कर रखता था। अगर मैं कभी आमिर के पिता के सामने बेटी का जिक्र भी करता हूँ, तो वह नाराज हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। अगर उसे ऐसा हुआ, तो मैं सबसे पहले उसे अपने हाथों से मार दूंगा। मुझे सिर्फ बेटा चाहिए जो मेरे जैसा हो। मुझे उनकी सोच पर तरस आता है, पर क्या करूं? जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरा दिल बदलने लगा और मुझे बिजनेस में सफलता मिलने लगी। कहानी मैंने सुनी थी कि जिनके पास ऐसी संतान होती है, उनकी दुआएं कबूल होती हैं। जब मैंने उनसे अपने बच्चे के लिए दुआ मांगी तो अल्लाह पाक ने मुझे आमिर से नवाजा। मैं बहुत खुश हुआ, पर दिल में एक अजीब सी भावना थी कि यह बच्चा यूं ही मेरे सामने न आए। मैंने जो कुछ कमीशन को दिया था, उसे छिपा लिया था, इसीलिए आमिर के समय दिया था, तभी मैं अमीर बन गया था। मैं नहीं चाहता था कि जो मेरे साथ हुआ, वह तुम्हारे साथ भी हो। माँ की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उनकी बात गलत समझी। हम अभी बात कर रहे थे। हमें यह खबर सुनकर सदमा लगा कि आमिर और पापा का एक्सीडेंट हो गया है और वे अपने दोनों पैर खो चुके हैं। यह सुनकर माँ बेहोश हो गई। मेरी खुद की हालत बहुत खराब थी। ससुर जी बुरी तरह से हिल गए थे। उनका सिर फट गया था। उनका घमंड खत्म हो चुका था। उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल चुकी थी। मैं अपनी किस्मत पर सब्र कर रही थी क्योंकि अब वह एक काम बेहतर तरीके से करते हैं। मैं हर हाल में खुश थी। आमिर का बच्चा था। मेरा दिल क्या बर्दाश्त कर सकता था माँ उन सभी परिस्थितियों में। मैंने बच्चे को चारपाई पर लिटा दिया था। मैं वहां से बच्चे को ले आया और इस बच्चे को अपने से अलग करके अपने साथ ले आया। घर बिखरा हुआ देखकर मैं सोचता था कि जब लोग मर जाते हैं तो गर्व कम हो जाता है। मुझे बेटियों से नफरत है। लोग सारी जिंदगी अपनी बेटियों के पत्थर पर गर्व करते हैं। उन्हें सिर्फ अल्लाह की तारीफ पर ही अच्छा लगता है।
ऐसे शब्दों से परहेज करें जो बाद में आपके लिए जीवन भर की सजा बन सकते हैं। जो लोग अपने भाग्य पर घमंड करते हैं, उन्हें बंदा जैसा पुरस्कार मिलता है। अभिमान का आधार अभिमान नहीं हो सकता। अभिमान उन लोगों के लिए है जो बुरे कामों से बने होते हैं और अंत में राख में मिल जाते हैं, क्योंकि अभिमान एक ऐसा नाम है जो सबसे पहले इसे करने वालों को डराता है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। संगीत।